नमस्कार सभी को। FYBA हिंदी हिंदी कविता इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम निर्मला पुतुल जी की लिखी हुई एक कविता है आपके पाठ्यक्रम की, अपने घर की तलाश में। इस कविता के संदर्भ में चर्चा करेंगे, इसके भावार्थ को, इस कविता के अर्थ को समझेंगे। निर्मला पुतुल जी की यह जो कविता है, यह कविता स्त्री चेतना को व्यक्त करने वाली कविता है। स्त्री जिसकी अस्मिता और जिसके अस्तित्व को पुरुष सत्ताक व्यवस्था ने सदियों से नकारा है, उसे अस्वीकार किया है, उसे व्यक्त करने वाली यह कविता है। स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को हमारा भारतीय पितृसत्ताक या पुरुष सत्ताक समाज सदियों से नकारता आ रहा है और न केवल भारत का बल्कि विश्व भर के पितृसत्ताक पुरुष सत्ताक समाज ने स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारा है, अस्वीकार किया है, उसे हीन माना है। आज भी जब हम देखते हैं तो घर पर एक नेम प्लेट होती है लगी हुई, उस नेम प्लेट पर घर की स्त्री का नाम नहीं होता है, पत्नी का नाम नहीं होता है, माँ का नाम नहीं होता है, दादी का नाम नहीं होता है, घर के पुरुषों का नाम होता है। हम अगर बच्चों के स्कूल में जब दाखिला करवाते हैं तो उस स्कूल में बच्चों के नाम के साथ माँ का नाम नहीं जोड़ दिया जाता, सदियों से पिता का नाम जोड़ दिया गया है। मतलब स्त्री जो घर परिवार का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उसके नाम का घर भी नहीं होता है। घर का मालिक भी पुरुष ही होता है, खेत के मालिक भी अधिकतर पुरुष ही पाए जाते हैं। तो उसके स्वतंत्र अस्तित्व को नकारा गया है और ये कई सारे रूपों में हमें देखने के लिए मिलता है। बाहर भी जब स्त्री निकलती है तो उसकी पहचान, अरे उस व्यक्ति की ये पत्नी है, उस व्यक्ति की ये बहन है, उस व्यक्ति की ये माँ है, उस व्यक्ति की ये दादी है। तो इस तरह से जो है स्त्री की पहचान होती है। जो स्त्री सारे घर को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उस स्त्री का कोई वास्तव में इस धरती पर घर नहीं होता। सारी धरती उसमें समाई हुई है, लेकिन धरती पर उसके लिए स्वतंत्र कहीं भी जगह नहीं होती है। ये हमारे पितृसत्ताक मतलब पुरुष सत्ताक समाज की वास्तविकता है। निर्मला पुतुल जी की अपने घर की तलाश में यह कविता स्त्री के इसी अस्तित्व को व्यक्त करने वाली, स्त्री के इसी अस्तित्व को किस तरह से पुरुषों ने नकारा है उसे व्यक्त करने वाली यह कविता है। निर्मला पुतुल जी ने दोहरा लेखन किया है। एक तरफ वह महिलाओं के अस्तित्व को, उनकी अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को व्यक्त करने वाली कविताएं लिखती हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासी चेतना, आदिवासी जीवन के संदर्भ में भी उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी हुई हमें दिखाई देती हैं। तो अब हम इस कविता को भी दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मैं इस कविता का पठन करूंगा, वाचन करूंगा, और उसके बाद हम इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं निर्मला पुतुल जी की कविता अपने घर की तलाश। अंदर समेटे पूरा का पूरा घर, अंदर समेटे पूरा का पूरा घर, मैं बिखरी हूं पूरे घर में, पर यह घर मेरा नहीं है। बरामदे पर खेलते बच्चे मेरे हैं, घर के बाहर लगी नेम प्लेट मेरे पति की है। मैं धरती नहीं, पूरी धरती होती है मेरे अंदर, पर यह नहीं होती है मेरे लिए, कहीं कोई घर नहीं होता मेरा।
बल्कि मैं होती हूँ स्वयं एक घर, जहां रहते हैं लोग निर्लिप्त, गर्भ से लेकर बिस्तर तक के बीच कई कई रूपों में। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लिए मैं छोड़ती, हाँपती, भागती, तलाश रही हूं सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। और स्त्री को किस तरह से जो है सदियों से एक तरह से जो है उसे हीन ले माना गया है, उसे दुय्यम स्थान दिया गया है, उसे गौण स्थान दिया गया है, उसे व्यक्त करने वाली यह कविता है, जो अत्यंत मामूली सवाल प्रस्तुत करती हैं, लेकिन यह मामूली सवाल मतलब स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर उठाए गए सवाल हैं। तो हम इस कविता के अब अर्थ को देखेंगे। कवयित्री निर्मला पुतुल जी लिखती हैं अपने घर की तलाश कविता में, अंदर समेटे पूरा का पूरा घर, और वह स्त्री के अस्तित्व को बताती हैं कि एक स्त्री के भीतर पूरा का पूरा घर समेटा हुआ होता है, समाया हुआ होता है। मतलब एक स्त्री मतलब पूरा घर होता है। जब तक वो घर में होती है तब तक इसका पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वह कहीं निकल जाती हैं, किसी दुर्भाग्यवश वो घर को छोड़ देती हैं, तब पूरा घर बिखर जाता है। तब पता चलता है कि एक स्त्री ही पूरे घर को समेटे हुए रहती हैं। और यही कारण है कि कवयित्री निर्मला पुतुल जी लिखती हैं कि एक स्त्री क्या है, तो एक स्त्री अपने अंदर समेटे पूरा का पूरा घर है। मतलब एक स्त्री अपने अंदर पूरा का पूरा घर समेट कर रखती है, बांध कर रखती है। लेकिन स्वयं कैसी है? मैं बिखरी हूं पूरे घर में, पर यह घर मेरा नहीं है। और उस घर के जो हैं हर एक कोने में, उस घर के कण कण में वह बिखरी हुई होती है। घर की हर एक चीज से उसका नाता जुड़ा हुआ होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह होती है कि वो घर उसका नहीं होता। घर का मालिक घर का पुरुष होता है। एक तो उसका बेटा होता है, एक तो पति होता है। उसका वह घर नहीं होता, लेकिन घर के कण कण में वह बिखरी हुई पाई जाती हैं। ये समाज की वास्तविकता है, पितृसत्ताक समाज की, पुरुषवादी समाज की ये मानसिकता है, वास्तविकता है। आगे वह कहती हैं कवयित्री, बरामदे पर खेलते बच्चे मेरे हैं, घर के बाहर लगी नेम प्लेट मेरे पति की है। और घर के बरामदे में, घर के आंगन में खेल रहे बच्चे उस स्त्री के होते हैं, लेकिन घर के बाहर जो है, जो नेम प्लेट लगी हुई होती है, वो पति की होती है, वो उसकी नहीं होती। बच्चे उसके हैं, लेकिन नेम प्लेट जो है पति की होती है। घर की पहचान पुरुष से जो है होती है। ये भी हमारे समाज की वास्तविकता है। मैं धरती नहीं, पूरी धरती होती है मेरे अंदर, पर यह नहीं होती है मेरे लिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण धरती स्त्री के अंदर समाई हुई है। स्त्री में हमें संपूर्ण धरती के दर्शन होते हैं। इसीलिए सीता को जो है धरती का रूप माना गया, और उसी आधार पर उन्होंने यह पंक्ति लिखी है कि मैं धरती नहीं, पूरी धरती होती है मेरे अंदर। एक स्त्री के भीतर संपूर्ण धरती होती है, और यही कारण है कि उसे अन्नपूर्णा जो है कहा जाता है। पर यह नहीं होती मेरे लिए। लेकिन विसंगति क्या है? वास्तविकता क्या है? कि जिस स्त्री में संपूर्ण धरती समाई हुई है, उस स्त्री के लिए धरती कहीं भी नहीं है, या उसके लिए धरती का कोई हिस्सा नहीं होता है। उसके हक का, उस स्त्री का जो है मालिकाना हक किसी भी धरती के टुकड़े पर नहीं होता। यह समाज की वास्तविकता है।
मतलब उसके लिए कहीं भी कोई धरती जो है अलॉट नहीं की जाती, उसके नाम की नहीं होती है। ये हमारे पुरुष सत्ताक समाज की विसंगति है। कहीं कोई घर नहीं होता मेरा, और दुनिया में हम अगर देखें तो कहीं पर भी जो है स्त्री के नाम पर घर बहुत कम आजकल मिल रहे हैं, लेकिन आज तक जो है कभी भी स्त्री के नाम पर घर नहीं देखे जाते थे। ये उसे गौण माना जाता था। घर का मालिक कौन होगा? तो घर का पुरुष ही घर का मालिक होगा, भले ही वो 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन वो घर का मालिक होगा। और बुढ़ापे दादी जो है वो घर की मालकिन नहीं होगी। इस तरह की हमारी समाज की ये सोच थी, जो ये मनुवादी सोच थी, जो विषमता पर आधारित यह सोच थी कि स्त्री को संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। ये मनुस्मृति ने हमारे भारतीय समाज पर इस तरह का विचार थोप दिया था। और 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने सबसे पहले स्त्री को फिर संपत्ति का अधिकार दिया है। ये स्त्री के लिए संविधान एक वरदान की तरह जो है साबित हुआ है। आगे वह कहती हैं, कहीं कोई घर नहीं होता मेरा, बल्कि मैं होती हूं स्वयं एक घर। और स्त्री को घर कहा जाता है, स्त्री को घर कहा जाता है, कुटुंब कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। लेकिन भौतिक रूप से जो दिखाई दे ऐसा घर उसके नाम का कहीं भी नहीं होता है। स्वयं वह एक घर कही जाती है कि यह हमारा परिवार है, यह हमारा कुटुंब है, यह हमारा घर है, लेकिन उसके नाम का कोई भौतिक दृष्टि से जो दिखाई दे ऐसा घर नहीं होता है। जहाँ रहते हैं लोग निर्लिप्त, और वो स्वयं एक घर हैं, लेकिन उस घर में जो पुरुष लोग हैं वो कैसे रहते हैं? निर्लिप्त रहते हैं। निर्लिप्त रहना मतलब सबके बीच रहते हुए भी किसी से न जुड़ना। और जहाँ कई सारे लोग रहते हैं लेकिन कोई भी उससे उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है जैसे जुड़ना चाहिए। गर्भ से लेकर बिस्तर तक के बीच कई कई रूपों में। और कैसे लोग रहते हैं? लोग निर्लिप्त रहते हैं। गर्भ से लेकर बिस्तर तक के बीच कई कई रूपों में उसके साथ पुरुष जुड़ा हुआ है, लेकिन वो निर्लिप्त है। सही दृष्टि से वह स्त्री से कभी भी जुड़ा नहीं है। गर्भ से बच्चा निकलता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो अगर पुरुष है तो फिर वह माता को गौण मानता है। बिस्तर पर साथ सोने वाला पति भले ही वह पत्नी के साथ रहता दिखाई देता हो, लेकिन वह भी उसके मनुष्यता के अधिकारों को नकारता है और वो पत्नी के रूप में उसे गौण मानता है। बेटे के रूप में जब वह पुरुष बेटा बन जाता है तो माता के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारता है। इसलिए कहा गया है कि उसके साथ एक घर में कई सारे लोग रहते हैं लेकिन निर्लिप्त हैं, उससे जो है वो जुड़े नहीं हुए हैं जैसे जुड़ने चाहिए। आगे वह कहते हैं, धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लिए मैं छोड़ती हाँपती भागती। और धरती की इस छोर से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, इस छोर से लेकर उस छोर तक जो है केवल कुछ मुट्ठी भर सवाल लिए मैं, कवयित्री कहती हैं कि मैं मुट्ठी भर सवाल लेकर धरती से इस छोर से उस छोर तक, मतलब विश्व भर में कहीं भी मैं भागती हूँ, छोड़ती हूँ, हाँपती हूँ। और अब तक मैं दौड़ती रही हूँ, कुछ मुट्ठी भर सवाल लेकर दौड़ती रही हूँ। कौन से सवाल है? तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर। और कौन से सवाल हैं? कुछ सवाल लेकर जो है वह तलाश कर रही है सदियों से निरंतर, हमेशा से एक सवाल कर रही है कि अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। और सवाल कौन से हैं? कि मेरी जमीन कौन सी है? मैं भी एक मनुष्य हूं, मेरी जमीन कौन सी है? मैं भी एक मनुष्य हूं। जैसे पुरुष के नाम की जमीन है, जैसे पुरुष के नाम का घर है, तो अपनी जमीन कौन सी है?
मेरी जमीन कौन सी है, मेरा घर कौन सा है। अगर मेरा कोई घर नहीं है, मेरी कोई जमीन नहीं है, मेरा अगर कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर अपने होने का अर्थ, तो मेरे एक स्त्री होने का अर्थ क्या है, मेरे स्त्री होने का जो है मायना क्या है, मैं क्यों हूं, फिर मेरा अस्तित्व क्या है। ये सवाल लेकर मैं धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक भाग रही हूं, हाँप रही हूं, छोड़ रही हूं, लेकिन इस सवाल का कहीं पर भी जवाब नहीं मिलता है। तो इस तरह से अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अपने घर की तलाश कर रही एक स्त्री की भावना को, एक स्त्री के सवाल को जो है अपने घर की तलाश में इस कविता में निर्मला पुतुल जी ने व्यक्त किया है। मतलब यह कविता एक स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर सवाल उठाने वाली ये कविता है। एक स्त्री के स्वाभिमान और अस्मिता को लेकर सवाल उठाने वाली यह कविता है। जिस तरह से विश्व भर में सारी जमीन पुरुषों में ही बट गई हैं, जिस तरह से विश्व भर में अधिकांश घर केवल पुरुषों के नाम पर है, तो एक स्त्री होने के नाते और उस घर परिवार में पूरी तरह से उस घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने वाली स्त्री का यह सवाल भी जायज़ है कि उसके होने का अर्थ क्या है। अगर सब कुछ पुरुष के नाम पर है तो फिर उसका अर्थ क्या है, उसके होने का अर्थ क्या है। इस तरह का सवाल निर्मला पुतुल जी ने अपने घर की तलाश में इस कविता के माध्यम से उठाया है। तो इस तरह से स्त्री के हक और अधिकार को व्यक्त करने वाली, हक और अधिकार को लेकर सवाल उठाने वाली निर्मला पुतुल जी की यह कविता है अपने घर की तलाश में। इस कविता के संदर्भ में इतना ही। इस कविता के साथ ही हमारा इस सत्र का, इस दूसरे सत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है। इसी के साथ आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यह तासिका हम समाप्त करते हैं। आपको परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।